नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 दिसंबर बुधवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। राजस्थान में निजी शिक्षण संस्थानों और कोचिंग संस्थाओं की फीस से लेकर अन्य नियंत्रण के लिए सरकार राजस्थान शिक्षा नियामक प्राधिकरण बनाने जा रही है। इसके प्रारूप का रिव्यू करने के लिए सरकार ने विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी में लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप के अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव मोहन लाल सुखाड़िया, यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर संजय लोढ़ा, IDS के प्रोफेसर शोभिता राजागोपाल, शिक्षा विभाग से लॉ के एसोसिएट प्रोफेसर हेम बारी और उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर फिरोज अख्तर को शामिल किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आज 22 दिसंबर 2021 को गौरवशाली 73वें वर्ष में प्रवेश कर गए। आयोग के कार्मिकों के साथ ही प्रदेश भर के लिए ये क्षण गर्व करने लायक है। पिछले 72 वर्षों की लंबी यात्रा के दौरान आयोग ने सैकड़ों भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर प्रदेश को RAS अफसर, न्यायिक सेवा अफसरों के साथ ही प्रदेश के लगभग हर विभाग को अधिकारी और कार्मिक उपलब्ध कराए। RPSC का गठन जयपुर में हुआ, लेकिन राव कमेटी की सिफारिश के बाद सरकार ने RPSC सहित विभिन्न विभागों को अजमेर शिफ्ट किया। RAS परीक्षा का आवेदन शुल्क 1974 तक मात्र 8 आने यानी 50 पैसे था। राजस्थान पंचायती राज चुनाव के परिणामों में सत्तारूढ़ कांग्रेस को कोटा संभाग में जिला परिषदों में बड़ा झटका लगा है। राजस्थान के कोटा, बारां, श्रीगंगानगर और करौली जिलों में हुए जिला परिषदों के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रही। दोनों ही पार्टियों ने इनमें से दो जिला परिषदों पर कब्जा जमा लिया है। कोटा संभाग में बीजेपी कांग्रेस पर हावी रही। यहाँ कोटा और बारां दोनों जिला परिषदों में बीजेपी का कब्जा हो गया है। श्रीगंगानगर और करौली जिला परिषद में कांग्रेस काबिज हो गई है। मंत्रिमंडल फेरबदल के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 विधायकों को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। इन 6 सलाहकारों में 3 कांग्रेस और 3 निर्दलीय विधायक हैं। 1 महीने में गहलोत अपने सलाहकारों के साथ 2 बैठकें भी कर चुके हैं। हालांकि सलाहकारों के काम का बंटवारा अब तक नहीं हो सका है और न ही इनकी नियुक्ति के आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि तीसरी बैठक में सलाहकारों को उनके काम का बंटवारा कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि बैंक द्वारा डेवलपर के लोन न चुकाने के कारण संबंधित बिल्डिंग को कब्जे में लिया जाता है तो ऐसे में उस परिवार के आवंटी बैंक के खिलाफ रेरा में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं इस स्थिति में बैंक उस बिल्डिंग के प्रमोटर की परिभाषा में आ जाएगा व रेरा को बैंक को निर्देश देने का क्षेत्राधिकार होगा। बैंक पर रेरा एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि रेरा एक्ट के प्रावधानों और बैंक की वसूली के कानून में विरोधाभास होता है तो रेरा एक्ट के प्रावधान ही प्रभावी माने जाएंगे। जयपुर डिस्कॉम ने अलवर जिले के मौजूदा 1,19,000 से अधिक कृषि उपभोक्ताओं को एक साथ दिन में बिजली सप्लाई की योजना बनाकर मुख्यालय को भेजी है। इस योजना के तहत काम पूरा होने पर अप्रैल 2023 से कृषि क्षेत्र में दिन में बिजली दी जा सकेगी। इसके तहत जिले में 20 नए सब स्टेशन बनाने होंगे और 161 स्थानों पर उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। ये ट्रांसफार्मर 3.15 MVA और 5 MVA के होंगे। रेलवे बोर्ड ने HRMS के ई-पास मॉड्यूल में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की मांग को मानते हुए HRMM तकनीक में सुधार और परिवर्तन किए हैं। रेलवे बोर्ड ने पिछले दिनों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत प्रदान करते हुए ई-पास के साथ साथ भौतिक आधार पर पास जारी करने के निर्देश प्रदान किए थे। इसी प्रकार ऑनलाइन पास लेने एवं उस पर रिजर्वेशन कराने में पासधारी के मोबाइल पर OTP आता था। अब ये OTP की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए जिले में कुल 2070 गांवों के 50,205 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें 12 साल के बालक से लेकर बुजुर्ग खिलाड़ी तक शामिल हैं। इसमें कितनी उम्र के बुजुर्ग खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, इसका रिकॉर्ड जिला क्रीड़ा परिषद के पास नहीं है। ये रिकॉर्ड गाँव के स्तर पर ही रखा गया है। पहले प्रतियोगिता को दिसंबर में शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन खेलों की तिथि घोषित नहीं की गई है। इन खेलों के माध्यम से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे आने का प्रयास होगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी तक पांडिचेरी में किया जाएगा। महोत्सव में भाग लेने के लिए इच्छुक प्रतिभागी 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी पंकज यादव ने बताया कि युवा महोत्सव का उद्देश्य देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए एक साथ एक मंच पर लाना है।
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अलवर जिले में 162 नए आधार नामांकन व अपडेशन केंद्रों के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। आधार केंद्र के लिए सरकार ने ई मित्र होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। अब आधार केंद्र संचालित करने वालों को ई मित्र की जरूरत नहीं होगी। चयनित आवेदकों को 30,000 की सिक्योरिटी राशि जमा करवानी होगी। एक केंद्र के लिए एक से अधिक आवेदन मिलने की स्थिति में ऑपरेटर का चयन निर्धारित प्राथमिकताओं के तहत किया जाएगा। साल 2022 में विवाह मुहूर्त की भरमार रहेगी और खूब शहनाइयां बजेंगी। पंचांगों के अनुसार नए साल में रात के लगन मुहूर्त से दिन के लगन मुहूर्त ज्यादा हैं। रात्रि के लगन करीब 40 रहेंगे, जबकि विवाह के लिए दिन के सावे 42 बताए गए हैं। इसके साथ ही सायंकाल गोधूली बेला में भी 24 शादियों के शुभ मुहूर्त रहेंगे। आपको बता दें कि कोरोना से पहले तक शादी विवाह में रात्रि लगन में ही पाणी ग्रहण संस्कार और फेरे होते आए हैं। दिन के विवाह लगन लोग नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन इन 2 सालों में कोरोना संक्रमण में लगे लॉकडाउन के कारण दिन में भी शादियां संपन्न हुई। राजभवन में 27 दिसंबर को कुलपति समन्वय समिति की बैठक होने जा रही है। इससे पहले करीब 2 साल पहले बैठक हुई थी। इसमें प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति शामिल होंगे। बैठक में यूनिवर्सिटीज में खाली पड़े शैक्षणिक अशैक्षणिक पदों की स्थिति और भर्ती की कार्य योजना, कोरोना की परिस्थितियों में यूनिवर्सिटीज में एडमिशन और परीक्षा के आवेदन प्रक्रिया को पेपरलेस करते हुए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल करने और परीक्षा प्रणाली तथा मूल्यांकन पद्धति में सुधार के लिए नवाचार करने सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।